हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और यदि आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि सीआईबी का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है आईआईबीएफ द्वारा। अगस्त और सितंबर 2021 में एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिसमें जेआईबी अगस्त में हो रहा है और सीआईबी सितंबर महीने में होगा। तो इसकी डिफरेंट डेट्स आई हुई हैं। देखिए, एबीएम के लिए जो डेट रखी है इन्होंने 11 सितंबर को रखी है, और बीएफएम उसके अगले दिन ही है 12 सितंबर को। तो इस बार मतलब थोड़ा गैप जो है इन्होंने एबीएम बीएफएम में गड़बड़ कर दिया है। नॉर्मली एक दिन का मतलब एक हफ्ते का रखते थे, इस बार एक ही दिन का रखा है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीएफएम और रिटेल के बीच में एक दिन का गैप रखा था। चलिए एनीवेज, तो 11 सितंबर को है एबीएम, ओके, पहला पेपर। बीएफएम दूसरा पेपर 12 सितंबर को है, और बाकी जो भी रूरल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी जो भी आपने ले रखा है वो 25 सितंबर को है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो थर्ड पेपर है उसके लिए आपको लगभग 1-2 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। 12 तारीख के बाद सीधे 25 तारीख को है, तो 2 हफ्ते का टाइम है। तो खैर ये थर्ड पेपर के लिए अच्छा है। थर्ड पेपर जिन्होंने रिटेल ले रखा है, आई होप कि वो अगर मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप मान कर चलिए कि 80 तक आप स्कोर कर पाओगे रिटेल में, क्योंकि 12-13 दिन का टाइम अगर आप लापरवाही नहीं करते हैं तो एक अच्छा टाइम होता है। तो अगर मैं कहूँ तो रिटेल अगर आप जो है, या जो भी आपका इलेक्टिव है, आईटी रिटेल जो भी है, अगर आप उसको जो है मतलब 60% भी जो है पढ़ते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि 12-13 दिन में बाकी का 40% आप पढ़ पाओगे, तो इट विल बी ओके फॉर यू। लेकिन रिस्क कहाँ पर है? रिस्क है बीएफएम के पेपर में। सबसे एक तो खतरनाक पेपर होता है बीएफएम का, पास करना वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, ऊपर से एक दिन का भी गैप नहीं दे रखा है। तो बेहतर ये होगा फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले बीएफएम तैयार कर लीजिए, बीएफएम प्रिपेयर पहले कर लीजिए, फिर एबीएम प्रिपेयर करिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो भी आप बीएफएम जो है क्रैक कर पाओगे। थोड़ा बीएफएम डिफ़िकल्ट भी होता है, ओके। फिर सबसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जिनके 4th अटेम्प्ट हैं और बीएफएम पेंडिंग है। अगर ऐसा केस है तो आपको एबीएम पढ़ना ही नहीं है। अगर एबीएम नहीं पढ़ना है तो पूरा डिवोशन आप बीएफएम को दे दीजिए, कोई कमी मत छोड़िए। हार्डली हमारे पास में अगस्त का महीना बचेगा, और प्लस जो है 10-12 दिन उधर मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 दिन आपके पास में टोटल मिला करके हैं। तो अगले 45 डेज अगर आप बीएफएम, एबीएम और रिटेल में या फिर बीएफएम, एबीएम और आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें भी आप डिवोट करना चाहते हैं उसमें डिवोट कीजिए। कुछ दिन के लिए सभी कामों को बंद करिए और सिर्फ सीआईबी पे फोकस कर लीजिए। सीआईबी फोकस करके फ़ायदा आपको ये होगा कि ऑन एवरेज जो है 3000 से 4000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बढ़ती है ना। अब अगर एग्ज़ाम जो है जिस टाइम पे शेड्यूल था उसी टाइम पे हो गया होता तो अब तक हमारी बढ़ी हुई सैलरी आने लगती फ्रेंड्स, ओके। तो इतना बेनिफिट अगर हो रहा है तो हम क्यों ना तैयारी सीआईबी की अच्छे से कर लें। दूसरा, प्रमोशन भी कई जगहों पर ये मदद करता है, खास करके क्लरिकल कैडर में सीआईबी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो वहाँ प्रमोशन में भी आपको बेनिफिट कर रहा है। तो ऐसे में लापरवाही करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एबीएम की तैयारी करिए, बीएफएम की तैयारी करिए और रिटेल की तैयारी करिए। अब सवाल ये होगा सर कि 45 दिन में क्या-क्या कर देंगे? तो देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एकदम जो है स्टार्ट किया है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ते आए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, वो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, और उन्होंने एबीएम, बीएफएम और रिटेल जो भी उनको पढ़ना है उन्होंने मतलब भर का उसमें से निपटा रखा है। आई एम श्योर बहुत ही कम ऐसे होंगे जो मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद एक्टिवेट होते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तब एक्टिवेट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने एबीएम, बीएफएम या रिटेल कहीं ना कहीं हद तक कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले 1 घंटे रोज देते थे तो अब इसको कोशिश करिए 3 से 4 घंटे देने की कोशिश करनी है आपको। अब कई सारे लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोग होते हैं जिनके बच्चे हैं, अब वो बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं, है ना, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए 4 घंटे डिवोट करना मे बी कि ना पॉसिबल हो। तो अगर नहीं कर सकते हैं 4 घंटे तो भी टाइम को किसी भी तरीके से मैनेज करके रिलेटिव्स की हेल्प ले लीजिए, जैसे भी करके है। सैटरडे संडे जो आपको मिल रहा है उसका यूज़ करिए। अगर छुट्टी मिल सकती है बीच में एक आधी छुट्टियाँ लीजिए, और इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपको ओवरऑल क्या करना है, जो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, यदि आप उसको पढ़ करके जाते हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि अगर जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं आप उनको पढ़ करके जाइए, बस विश्वास करके जाइए
दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उस समय तक मेरा जो कोर्स था मानिए कि 60% भी कवर अप नहीं था। करंट टाइम पे आप मान के चलिए कि मैंने लगभग 85% जो है कोर्स कवर कर रखा है। एबीएम का हो, एबीएम में केवल मॉड्यूल बी रह गया है, बाकी सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। बीएफएम में सारे मॉड्यूल कवर कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, और रिटेल में भी चारों मॉड्यूल लगभग कवर करवा दिए हैं मैंने। तो इस बार कोर्स मैंने पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कवर कर रखा है। तो अब फेल होना थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट टास्क है। बस ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और जो कई लोग बोलते हैं कि सर जो एमसीक्यू आप पोस्ट करते हो वो बहुत सरल होते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि 40% से लेकर के 45% क्वेश्चन वाकई ईजी होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन तक जाते ही नहीं। आप एक बात नोटिस करना कि हमेशा आप नोटिस करना ये बात, क्वेश्चन नंबर 98 और 99 ज़्यादातर आप देखोगे ना, या 100 नंबर क्वेश्चन, तो आपको इजी मिलेगा, विश्वास कीजिए मेरा। अगर ना विश्वास हो तो एग्जाम में जाइएगा, सीधे 98 नंबर क्वेश्चन या 99 नंबर क्वेश्चन खोलेगा, आप देखोगे वो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्टिंग में रखे जाते हैं, ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि आप शुरू में ही फंसे रहोगे और लास्ट तक जाते नहीं हो। ये चाहे टैक्टिकल कहिए, स्ट्रेटेजिक चाहिए, जो भी है, ओके। तो ये चीज़ है कि आपको इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं सर कि इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। आते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आते हैं। पिछले ही एग्जाम में जैसे ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रॉड मनी किसे कहते हैं। सिंपल, अगर आपको आंसर पता है M3, इट्स दैट ईजी। अब इसमें कौन सा लॉजिक है, लेकिन इसमें भी गलतियां करते हैं लोग। जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं तो आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है, M1 वर्सेस M3 वाली। जब आप एग्जाम में पहुंचे तो आपको याद अपने उस समय किया था, एक नैरो मनी होता है और एक ब्रॉड मनी होता है। आई एम श्योर कि नैरो मनी M1 होता है और ब्रॉड मनी M3 होता है। जब आप एग्जाम में गए आप कंफ्यूज हो गए, आपने M3 की जगह पे M1 लगा दिया। यहाँ पर लॉस सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का। जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा लॉस करता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर 30 चैप्टर हैं फ्रेंड्स, और 30 में से मैं मानता हूँ कि आपको 30 नहीं आते। यदि आपको 18 चैप्टर्स ही उसमें से आते हैं या 20 चैप्टर्स ही आते हैं, बट वो 20 चैप्टर्स आपको अगर अच्छे से आते हैं तो एग्ज़ाम पास करना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि आपको 70 मान के चलिए 60% के या 65% आपको सिलेबस आ रहा है। 65% सिलेबस से अगर पेपर आता है, हमको कितना मार्क्स चाहिए? 45 और मैक्सिमम 50, है ना? यही तो अपना टारगेट होता है कि अगर पहला अटेम्प्ट है तो 45 मिनिमम चाहिए और 50 मैक्सिमम चाहिए। अगर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो 50 मिनिमम चाहिए, ये हो जाता है। तो अगर हमें 45-50 ही स्कोर करना है और 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कुछ भगवान भी साथ देता है। 10-20 4-5 क्वेश्चन तो आपके तुक्के से भी सही होते हैं। मतलब आप जो वो अंदाज़ा लेते हो, जय माता दी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी आपको फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, ओके। तो जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस चक्कर में ना रहें कि मतलब सर जब तक मैंने बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़े, बड़े-बड़े केस स्टडीज़ नहीं पढ़ी, हम पास कैसे होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि अभी 45 डेज़ हैं, कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा, कुछ लोग ऐसे भी आएँगे जो 15 दिन बचेगा और वो सोचेंगे कि मुझे पास करना है, और वो लोग पास भी करते हैं। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पास करते हैं। बस वो क्या करते हैं, क्रक्स पर ध्यान देते हैं। क्रक्स मतलब पहले हम क्या करते हैं, 400 पेज की किताब पढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 200 पेज का अपना नोट्स पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 100 पेज का एक साथ नोट पढ़ते हैं। और एग्जाम वाले दिन क्या करते हैं, हम 4 पेज पढ़ के जाना पसंद करते हैं। हो क्या रहा है, अब आप समझो ये क्या हो रहा है। 400 पेज पढ़ा, फिर 200 पेज पढ़ा, फिर 100 पेज, और फिर पता चल रहा है 4-5 पेज पढ़ लो, बस इतना बहुत है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट में आप कितना पढ़ लोगे, 400 पेज तो पढ़ नहीं पाओगे। आप बस उतना ही पढ़ोगे जो जरूरी है, याद रखना जरूरी है, ओके। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर आप 400 पेज की किताब या इतना वीडियोज नहीं देखते हैं तो उसको 4 पेज में याद करना या समराइज करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम 400 पेज पढ़ लेते हैं कि ताकि अगर कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा तो कुछ बातें तो याद ही रहेंगी फ्रेंड्स, ओके। तो इतनी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नए हैं तो BFM उठाइए। BFM में क्या करना है, कैसे करना है, मॉड्यूल ए में जाइए, है ना। मॉड्यूल ए पढ़िए, मॉड्यूल बी पढ़िए, मॉड्यूल सी पढ़िए, मॉड्यूल डी पढ़िए, इस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। अगर आपको बोरिंग लगता है तो मॉड्यूल ए उठाइए, उसके बाद में मॉड्यूल डी उठा लीजिए, है ना, और साथ ही साथ में मॉड्यूल सी भी उठा लीजिए। अगर मतलब आपको
इससे क्या होगा, मिक्स फीलिंग आएगी। मिक्स फीलिंग मतलब जैसे मॉड्यूल बी क्या है, थियरी बेस्ड है, मॉड्यूल ए क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ए में कॉन्सेप्ट चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, मॉड्यूल बी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ये रिस्क वो रिस्क, दुनिया भर के रिस्क आने लगेंगे तो आपको लगेगा सब एक जैसा ही बात हो रही है। तो अगर आप इसको मिक्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा यहाँ ए में इंटरेस्ट बना रहेगा, यहाँ जो बोरियत होगी वो ए से खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सी में आपको बोरियत लगती है तो डी में आपको जो है लॉजिकल बेस्ड मिल जाएगा। तो मतलब कहने का एक मिक्स अप्रोच आप यहाँ पर अपना सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल, डी मॉड्यूल से होकर के चले जा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आंख बंद करिए और सीधे ए मॉड्यूल खोलिए और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक तरीका ये भी होता है, आई विल वॉच ऑल द वीडियोज, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ए मॉड्यूल में मान लीजिए 30 वीडियोज हैं, मैंने देखे, मुझे हार्डली जो है 20% समझ में आया। अगर एक बार में आपको 20% समझ में आया है, दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको 50-55% तक पहुंच जाएगा। तीसरी बार अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाता है। पहली बार जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है, अगर 30 मिनट का वीडियो है तो पूरा 30 मिनट आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरी बार, तीसरी बार जब देखते हैं तो ये वीडियो फास्ट स्पीड में करके आप 12 मिनट, 15 मिनट में भी निपटा सकते हैं। तो अगर 12 मिनट, 15 मिनट निपटा सकते हैं तो आपकी रिवीजन भी बहुत तेज़ी के साथ होती है। और ये स्ट्रेटजी फ्रेंड्स ABM, BFM, रिटेल हर एक के लिए लागू होती है। ओके, तो यहाँ तक हमने बातें कर ली फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ जनरल टर्म्स और कंडीशन जो आपके क्वेरीज हैं CIB से रिलेटेड, उसकी बात कर लेंगे। ओके, देखिए जिन लोगों ने पहले ही CIB के लिए रजिस्टर कर रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगस्त और सितंबर के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब यहाँ पर कई लोगों की क्वेरी आएगी, सर कि मैंने मई जून वाले एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो क्या मैं अगस्त सितंबर के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं आप नहीं कर सकते हैं। अब आप वेट करिए, जब दिसंबर वाला एग्जाम होगा तभी आप कर सकेंगे, उसके पहले नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने मई जून में अप्लाई किया था ओनली दे आर एलिजिबल फॉर अगस्त एंड सितंबर एग्जाम, क्योंकि नोट मतलब ये जो PDF है इनका नोटिफिकेशन, उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि हम फ्रेश एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी कोई बात चर्चा नहीं हुई है। ओके, उसके बाद में कई जगहों पर हो सकता है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए थे वो चेंज कर दिए गए हों, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम किए गए होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि जो आपका वेन्यू है वो चेंज हो जाए। ओके, उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड है CIB के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो 20 अगस्त से अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब सबसे खास बात जो है वो ये है, कई लोगों का इस बीच में ट्रांसफ़र हो गया है। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, हो सकता है आप मुंबई में पोस्टेड रहे हों उस समय, जब आप वहाँ जब आपने एग्ज़ाम अप्लाई किया था। अभी हो सकता है अब आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे राज्य में हो गया, किसी दूसरी जगह पर हो गया हो, जिसकी वजह से आपको अपना सेंटर बदलवाना है। तो अगर आपको सेंटर बदलवाना है तो आप बदलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अगस्त 2021 से पहले ये डेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को लाने के पीछे पर्पज़ भी कहीं हद तक इसी पॉइंट को लाना था कि 8 अगस्त से पहले आपको इस मेल ID पर, ये मेल ID देख लीजिए, JIBCIB अगस्त सितंबर 2021 @iifbf.org.in है। JIBCIB AUG अगस्त SEP सितंबर 2021, ये डेडिकेटेड ईमेल ID केवल इसी पर्पज़ से बनाई गई है IIBF द्वारा, जिस पर जो है 8 अगस्त से पहले 8 अगस्त तक आपको अपनी मेल भेज देनी है। तो हम कहेंगे 8 अगस्त तक मत करिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। अगर जिस राज्य में आपका ट्रांसफ़र हुआ, जिस जगह पर आप ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पर अगर जो है सीटें अवेलेबल नहीं रहेंगी तो आपको हो सकता है ना भी दें। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन सेंटर इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर सीट अवेलेबल रहेगी तो ही आपको मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। इसलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप उसमें एक मेल डालिए। इन केस कैंडिडेट हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी ड्यू टू वर्क रिक्वायरमेंट, देन ही शुड मेक एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर द change of center enclosing transfer order, okay, via email to this email ID on or before this. Okay, the email communication sent by another email will not be considered. इस डेट के बाद तो आपको अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर भी फ्रेंड्स यहाँ पर इनक्लोज करना होगा। याद रखिएगा, ट्रांसफ़र ऑर्डर अपना इसमें अटैच करके तभी भेजेंगे। ओके, उसके बाद में केस ऑन केस बेसिस पर ये रजिस्टर मतलब कंसिडर करेंगे, और अगर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा चेंज सेंटर, वैसे नॉर्मली चेंज कर देंगे, आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो आपको नया एडमिट कार्ड भी अलॉट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें यहाँ तक हमें क्लियर हो जाती हैं फ्रेंड्स। आई होप ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त से पहले या 1-2 दिन में आप इस मेल ID पर अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर लगा करके नई लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हमने ये बातें क्लियर कर ली। फ्रेश एप्लीकेशन लिए नहीं जाएंगे, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वो आगे के लिए एलिजिबल हैं।
आपका सेंटर, बैच, वेन्यू बदला जा सकता है। ओके, 20 अगस्त से आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, और अगर आपको सेंटर अवेलेबल चेंज करवाना है तो 8 अगस्त से पहले पहले इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं आए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। ओके, अब उसके बाद में कट ऑफ डेट फॉर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन टू बी इशूड बाय रेगुलेटर 31 दिसंबर जो है 2020 तक के कंसिडर किए जाएंगे। मतलब इस बात का क्या मतलब है, मान लीजिए एमएसएमई की नई गाइडलाइन आती है और वो आती है फरवरी में, फरवरी 2021 में आती है, तो वो गाइडलाइन आपको नहीं पढ़नी है। आपको बस 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी चेंजेज हुए हैं आरबीआई के द्वारा, डिफरेंट रेगुलेटर्स के द्वारा, उन्हीं को ही कंसिडर करके चलना है। मतलब अगर मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर की नई गाइडलाइन मान लीजिए अभी जुलाई में आ जाती है, फॉर एग्जांपल 2 दिन में नई गाइडलाइन आ गई प्रायोरिटी सेक्टर की, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन अप्लाई नहीं होगी। केवल 31 दिसंबर 2020 तक जो भी प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस हैं वही अप्लीकेबल होंगी, जो इस बात का मतलब होता है। ओके, अब वेबसाइट को चेक करते रहिए बराबर, क्योंकि अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा, हो सकता है आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए, जो भी बातें हैं, तो वो सारा आपको वेबसाइट पर मिलता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक और बात यहाँ पर बतानी है फ्रेंड्स, ये है कि देखिए वीडियोज़ आपको देखने हैं। ओके, वीडियोज़ आप सारे देखेंगे, प्लस आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं। एमसीक्यू जो है आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ में ऐप पर भी अवेलेबल हैं। मेरा अपना जो है फ्रेंड्स आप लोगों की आशीर्वाद से एक ऐप भी है, जिसका नाम यही है, चैनल के नाम के हिसाब से ही है, CAIIB विथ अशोक के नाम से। आप जो है ऐप स्टोर पर सर्च करेंगे, है ना, गूगल के ऐप स्टोर पर देखेंगे तो CIB विथ अशोक के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आपको बहुत सारे जो है MCQs मिल जाएंगे, बहुत सारे MCQs के स्टडीज वगैरह भी मिलेंगी, वो मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं। तो आप उसमें 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्जेस हैं, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ नेसेसरी होता है फ्रेंड्स। ओके, MCQ आपको पास होने के लिए ज़रूरी होता है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि एक आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब जैसे पिछली बार में उन्होंने पूछा था वेसल 3 का जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वेसल 3 के जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, और क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए जमा किए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 4 साल के लिए उसने जमा किया हुआ है, और कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली है तो उसको 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, काइंड ऑफ दैट। मतलब ऐसे बस मैथमेटिक्स लगभग इसी लेवल की ही होती है। ओके, ABM में फ्रेंड्स आपका बॉन्ड वाले चैप्टर से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर से और कोरिलेशन रेग्रेशन वाले चैप्टर से आपको खूब क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको फ्रेंड्स। ओके, उस इतनी ही बातें बतानी थी फ्रेंड्स, मैंने अब लगभग आपको सारी बातें बता दी हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है अभी, अब जो है मतलब लापरवाही करने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए, इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि अब लापरवाही मत कीजिएगा, अदरवाइज़ एक अटेम्प्ट और आपको देना पड़ जाएगा, और जो कि हम चाहते नहीं हैं। BFM मैं बता दूं सक्सेस रेट हमारा काफ़ी अच्छा है, पिछली बार जो है 84 मार्क्स तक जो है स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने, और आई एम श्योर कि इस बार भी हम इससे कम स्कोर नहीं करेंगे। वो जब आपका रिजल्ट आएगा, व्हेन यू विल बी इन एग्ज़ाम, अगर आप मेरे वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं, शिद्दत से देखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एग्ज़ाम का पेपर जो है आपको ईजी पीजी लगने लगता है, आपको लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है, ये तो ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब कभी भी सॉल्व किए सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं ये बात साबित नहीं कर सकता हूँ। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, अच्छा मार्क्स पाते हैं, तभी मैं ये बात साबित कर पाऊँगा कि हाँ मैं मतलब मेरे वीडियोज़ या मेरे मेरे लेक्चर्स कितने अच्छे हैं फ्रेंड्स। ओके, लास्ट रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, आपको लगता है कि हमारे हार्ड वर्क के लिए आपको कुछ मतलब आप मुझे रिवार्ड कर सकते हैं, तो रिवार्ड कर दीजिए 200 रुपये, या फिर जो है 200 रुपये 300 रुपये, जो भी आपको अच्छा लगता है आप हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं। पेमेंट डिटेल जो है आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइएगा, या फिर जो मेरा नंबर है 9494787882, ठीक है, 9494787882 है फ्रेंड्स। ओके, 9494787882, इस नंबर पर फ्रेंड्स व्हाट्सअप भी आपको मिल जाएगा, इसी नंबर पर आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, इसी नंबर पर आपको कॉलिंग भी मिल जाएगी। तो
तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझसे अकाउंट नंबर मांग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है। 949478 अगेन 78 और सबसे लास्ट में 82, ये है नंबर 9494787882। कई लोग मांगते रहते हैं कि सर आपसे बातें करनी है। यू कैन कंसल्ट मी, कोई इशू नहीं है। आपकी जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम पर भेजेंगे, वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो पाए तो 1-2 महीने हैं, 200 रुपये ही अगर आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं। इट विल बी एन एप्रिसिएशन फॉर मी। अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो मैं भी और अच्छे से जुटूँगा। अभी एबीएम का मॉड्यूल सी पेंडिंग है, तो अगर आप अच्छे से मतलब चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है, अगर दे पाए तो। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और मैं ये पॉजिटिवली थिंक करके चल रहा हूँ कि अभी और इसी मोमेंट से आप जो है सीआईबी की तैयारी को एकदम अपना पूरा तन मन धन तीनों तरीके से जुट जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।